आय के अलावा और बहुत सारी चीजों को चाहता है। जैसे आय के अलावा उसे क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। जब उसकी हाइट बढ़ाई जा रही थी तो उसको यह भी डर था कि अगर कभी भी भविष्य में अगर इसमें बाढ़ आता है या कभी ये बांध टूटता है तो उससे क्या होगा, आसपास का पूरा इलाका बह जाएगा। एसएसटी को फील करो, रटना नहीं है, फील करना है और फील करके उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें हम समझ पाएंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर। बच्चों, आज हम जो है एसएसटी के अंदर एक नए सब्जेक्ट में एंटर कर रहे हैं और जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी का अर्थशास्त्र। यानी जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो अर्थशास्त्र और उसका चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा डेवलपमेंट। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि जब हम 10th क्लास की एसएसटी की बात करते हैं तो एसएसटी में बच्चों क्या है कि उसके 4 सब्जेक्ट होते हैं। उसके अंदर एसएसटी एक सब्जेक्ट, उसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप देखो तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है ना। तो ये सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर विकास, या जिसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट। बच्चों, इस चैप्टर में आपको आज ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि जो विकास है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, हर समुदाय के लिए अलग अलग होता है, हर जेंडर के लिए एक स्पेसिफिक जो है विकास किस तरीके से अलग है। ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। और इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट की बात करें बच्चों तो जो 10th क्लास में जो इकोनॉमी है या अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं बच्चों तो इससे आपको एक अर्थव्यवस्था की एक अच्छी समझ बनेगी। आप ये समझ पाओगे कि कैसे किस तरीके से विकास को हम आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से जो इकोनॉमी जो है हमारे देश के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करती है। ठीक है, तो हम इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे। और हम जब विकास की बात करेंगे बच्चों तो विकास में बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। बच्चों, बस आप लोग आराम से क्लास को ध्यान से सुनेंगे। क्लास में जो भी चीजें हैं आपको ध्यान से सुननी है, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है और चीजों को बहुत अच्छे से सुनना है। बाकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आने लगेंगी क्लास के दौरान ही। बस आपको क्लास में बने रहना है। सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि हम क्लास में कितनी देर सस्टेन कर पाए। क्या होता है कि हमने 10 मिनट देखा, फिर उसके बाद हम कहीं और चले गए, फिर कहीं और हमारा ध्यान चला गया, फिर आके हम बैठ गए 10 मिनट के लिए। तो इस तरीके से क्या है, हम सही से पढ़ाई नहीं कर पाते, तरीके से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तरीके से पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि अगर 1 घंटे का लेक्चर है या 1.5 घंटे का लेक्चर है तो उसको एक ही बार में खत्म कर दो, उसको कई पार्ट में मत करो। क्योंकि अगर हम मान लो हम कोई चीज पढ़ रहे हैं और हमने उसको थोड़ा 10 मिनट पढ़ा, फिर उसके बाद दोबारा हम आए तो फिर क्या होता है, वो 10 मिनट की चीजें हम भूल जाते हैं, हमें फिर से दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम जब भी पढ़ें एक बार आराम से बैठ के पूरा चैप्टर जो भी है टॉपिक या जो भी लेक्चर है उसको पूरा कंप्लीट करें और देन उसके बाद हम उसको रिवाइज करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। ये एक तैयारी की एक अच्छी दिशा होती है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर विकास। और हम विकास के माध्यम से आज हम देखेंगे ये कोई विकास कोई व्यक्ति नहीं है, ये हमारे देश के लिए विकास है, हम लोगों के लिए विकास है, शिक्षा के स्तर में विकास है, जीवन स्तर में विकास है। इस चीज को हम देखेंगे। विकास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। विकास क्या है, एक स्थिति है, एक है ना, उसको हम समझेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो चलो हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं बच्चों सुनील कुमार, ठीक है, आपने तो जान लिया। चलो, जब हम बच्चों विकास की बात करते हैं तो विकास क्या है बच्चों? विकास एक सकारात्मक परिवर्तन है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चों व्हाट इज विकास या विकास क्या है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए कि विकास एक सकारात्मक परिवर्तन है। सकारात्मक परिवर्तन का मतलब ऐसा है बच्चों कि जैसे मान लो कुछ सालों पहले तक आपको क्या है खर्चे के लिए 10 रुपए दिए जा रहे थे जब आप 4-5 साल के थे, या जब आप स्कूल जाया करते थे 7th 8th में तो आपको खर्चे के लिए क्या है 10 रुपए दे दिए जाते थे। लेकिन आज आप जब कॉलेज जाते हो तो आपको क्या है कि आपको आज क्या है 100 रुपए दे दिए जा रहे हैं। तो आज आप 10 से 100 की जर्नी पे पहुंचे हो, यानी आपको 90 रुपए और मिलने लगे। तो ये क्या है, ये आपका विकास हो गया। आपकी इनकम बढ़ गई और आपके है ना, और जो भी आपकी जरूरतें थी वो बढ़ी और उसके हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ गई। तो क्या है, आपकी के लिए विकास है। तो विकास क्या है बच्चों, हमेशा ही सकारात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बच्चों विकास में क्या क्या चीजें आती हैं। तो विकास में बच्चों आपकी प्रगति भी आएगी, वृद्धि भी आएगी और खुद विकास भी आता है। जैसे आप देखो तो क्या है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, मेरे साथ देखते चलना है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो वृद्धि, प्रगति और सकारात्मक परिवर्तन लाती है। मैंने क्या बताया था कि विकास क्या है, एक सकारात्मक परिवर्तन है।
ठीक है, इसमें आपको निगेटिव चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, सबकी सब चीजें क्या है, पॉजिटिव रहेंगी। और इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, प्रगति और सकारात्मक परिवर्तन लाती है। बात करेंगे बच्चे, विकास का उद्देश्य क्या है, जनसंख्या के जीवन स्तर और गुणवत्ता में वृद्धि करना है। जनसंख्या के जीवन स्तर, मैंने बताया कि विकास का मेन उद्देश्य क्या है, जीवन स्तर और गुणवत्ता। जीवन स्तर मतलब क्या है कि आपके शिक्षा स्तर को अच्छा करना, आपकी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना, आपके स्वास्थ्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, यह क्या है बच्चों, यह विकास है। इसको क्या कहेंगे बच्चों, विकास है। आगे हम और भी चीजें इसमें पढ़ते चलेंगे, अभी बस इतना समझो। विकास को आमतौर पर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जैसे विकास का आज क्या लक्ष्य है। पहले विकास माना जाता था कि रोटी, कपड़ा, मकान, अगर ये तीन चीजें किसी व्यक्ति को मिल जा रही तो उसके लिए क्या है, वो विकास हो गया, और उसके लिए वो क्या है, पूर्ण है। लेकिन आज विकास का जो बातें हैं या विकास है, आज बहुत आगे चला गया। आज विकास में हम अधिक आय की बात करते हैं, आज विकास में हम समानता की बात करते हैं, आज विकास में हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, आज विकास में हम बच्चों क्या करते हैं, दूसरों से सम्मान की बात करते हैं, आज विकास में हम सुरक्षा की बात करते हैं। तो अब विकास का जो परिप्रेक्ष्य है वो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, ये बातें आपको समझना है। तो विकास, संपूर्ण विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी तरीके की विकास की बात करता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास होता है तो उसी को क्या बोल देंगे, विकास बोलेंगे। विकास किसी एक सेक्टर में विकास नहीं है, संपूर्ण व्यक्ति का संपूर्ण विकास क्या है, विकास है। या किसी भी देश का संपूर्ण विकास क्या है, जब उसके किसी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास होता है, का उसके प्रगति होती है या वृद्धि होती है उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम विकास बोलेंगे। और विकास में हमने बताया कि आज आपके कई और फैक्टर जुड़ गए हैं। पहले रोटी, कपड़ा, मकान हुआ करता था, आज बच्चों क्या है, आज बच्चों क्या है, अधिक आय। ठीक है, अधिक आय, बराबर सम्मान या बराबर उपचार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान की भी उपेक्षा करता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं बच्चों जो विकास है, विकास हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, यानी व्यक्तियों की श्रेणियां और उनके विकास के लक्ष्य। आज आप देखो कि हर व्यक्ति के लिए विकास अलग है। एक किसान के लिए विकास अलग है, एक उद्योगपति के लिए क्या है बच्चों, विकास अलग है, एक शिक्षक के लिए विकास अलग है, एक विद्यार्थी के लिए विकास अलग है, एक लड़की के लिए विकास अलग है और एक लड़के के लिए विकास अलग है। दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं और दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं, और उनके इच्छाएं और आवश्यकताओं के हिसाब से उनका क्या है, विकास होता है। कैसे समझेंगे ऐसे, जैसे बच्चों एक गरीब किसान है, एक गरीब किसान का विकास क्या होगा बच्चों, उसका विकास यही है कि उसको क्या मिले, उसको सिंचाई के लिए सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो जाए, उसकी फसल अच्छी पैदावार हो जाए, उसकी फसल के अच्छे प्राइस मिल जाए। एक गरीब किसान के लिए यह जरूरी। एक भूमिहीन परिवार के लिए, एक भूमिहीन परिवार के लिए क्या विकास है, तो उसके लिए विकास यह है बच्चों कि उसको एक पूरे साल भर मजदूरी मिले, काम मिले, दूसरा काम में अच्छा वेतन मिले, तीसरा उसके बच्चों को शिक्षा मिल जाए, उसको एक घर मिल जाए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसके लिए क्या बच्चों, यह विकास है। वहीं एक लड़के के लिए विकास क्या है, अगर एक गांव का लड़का है तो उसके लिए विकास है कि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ ले, उसकी इच्छा तो यही है ना, उसकी इच्छा क्या है, वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ ले, एक अच्छे कॉलेज में उसकी एजुकेशन हो जाए, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, उसको अच्छा अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए, उसके लिए क्या है, ये विकास है। ठीक है, वहीं एक लड़की के लिए विकास क्या है, एक लड़की के लिए विकास क्या है कि उसको उसके भाई के जैसा उसके बराबर सम्मान मिले, उसके भाई के जैसे उसको एजुकेशन सिस्टम मिले, जैसे उसका भाई बाहर घूमने की पूरी आजादी एंजॉय करता है वैसे वो भी करे। तो एक लड़की के लिए विकास अलग हो गया, एक लड़के के लिए विकास अलग हो गया, एक गरीब किसान के लिए विकास अलग है, एक अमीर किसान के लिए क्या विकास है, तो उसके लिए अमीर किसान के लिए एक क्या विकास क्या है बच्चों, तो उसकी फसल को अच्छा दाम मिल जाए, उसके बच्चे फॉरेन में कहीं पढ़ने चले जाएं, जैसे पंजाब के किसान जो है वो अमीर किसान है, वो क्या है कनाडा जाते हैं, कहीं 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 जाते हैं, तो उनके लिए विकास क्या है बच्चों, ये विकास है। वहीं एक उद्योगपति के लिए विकास क्या है कि उसको कम वेतन पर अच्छे मजदूर और कुशल मजदूर मिल जाए और उसकी जो उत्पाद है उसको अच्छा प्राइस मिल जाए, उसके लिए क्या है बच्चों, ये विकास है। तो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक समुदाय के लिए, हर एक वर्ग के लिए विकास क्या है बच्चों, अलग अलग है। तो यही ये चीज कह रहा है कि विभिन्न व्यक्तियों की श्रेणियां और उनके विकास के लक्ष्य।
तो आप देखो बच्चों, विकास और प्रगति मानव जीवन से जुड़े हैं, बिल्कुल बात है, सही बात है, ठीक है। इसमें देखो क्या करा, जब तक लोगों का जीवन बेहतर नहीं होता तब तक विकास के बारे में सोचना व्यर्थ है, सही सी बात है। अगर लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, तो फिर विकास कहां होगा? तो इसको विकास थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है। मनुष्य ऐसी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे उनकी आकांक्षाएं और इच्छाएं पूर्ण हो सके। भैया मनुष्य की इच्छाएं अगर पूरी हो रही हैं तो वही उसके लिए क्या है? विकास है। मैंने क्या बताया, एक गरीब किसान क्या चाह रहा है कि उसका बच्चा जो है अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, ये उसकी इच्छा है, उसकी आवश्यकता है। अगर इसकी पूर्ति हो रही तो उसके लिए क्या है? यही विकास है। तो व्यक्ति की इच्छाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, वही उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों मेरे? विकास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों विकास। कभी कभी देखो क्या होता है, विकास क्या होता है, कभी कभी एक वर्ग के लिए जो विकास है, ये भी याद रखना, कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो एक वर्ग के लिए विकास है वो दूसरों लोगों क्या है? विनाश हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आप ये समझो बच्चों कि जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, यानी बांध बनाया जा रहा था, तो उद्योगपतियों की को क्या चाहिए था? अधिक बिजली उत्पादन चाहिए था। उसके लिए क्या है? नर्मदा नदी पर क्या है? डैम बनाया गया। लेकिन उस डैम से क्या हो रहा था? उस डैम के आसपास यानी उस बांध के आसपास रहने वाले लोग प्रभावित हो रहे थे। और इसके लिए क्या है? वहां के लोगों ने क्या किया? नर्मदा जो नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि उनका जीवन प्रभावित होगा, क्योंकि वो जनजातीय समुदाय था और वो जनजातीय समुदाय पूरी तरीके से वहां के पेड़ पौधे और जंगलों पर डिपेंड था और वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे काटे गए। और जब उसकी हाइट बढ़ाई जा रही थी तो उसको यह भी डर था कि अगर कभी भी भविष्य में अगर इसमें बाढ़ आता है या कभी ये बांध टूटता है तो उससे क्या होगा? आसपास का पूरा इलाका बह जाएगा, यह भी उनको डर था। तो अभी देख लो, उद्योगपतियों के लिए बिजली का उत्पादन करना, इसके लिए बांध बनाया जा रहा है। उद्योगपतियों के लिए क्या है? ये क्या हो गया बच्चों? उनके लिए विकास है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो जनजातीय समुदाय है, जिनका मानना है कि इससे हमारा जीवन प्रभावित होगा, हमारी क्या कहते हैं, हमारा आजीविका प्रभावित होगी, और इसके लिए क्या है? इनके लिए क्या हो रहा है? सरदार सरोवर बांध वही उनके लिए क्या है? विनाशकारी बन रहा है। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, जो कि एक विकास जो व्यक्ति के लिए एक विकास होता है, वही दूसरे के लिए क्या हो जाता है? वो विनाशकारी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। कह रहा है कि कभी कभी एक वर्ग के लिए जो विकास होता है, ठीक है, वह दूसरे वर्ग के लिए विनाशकारी हो सकता है ना। जो क्या होता है दूसरे वर्ग के लिए क्या हो जाता है बच्चों? वो विनाशकारी हो सकता है। सॉरी, एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड, चलो ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? विनाशकारी हो सकता है। जैसे उद्योगपतियों के लिए ज्यादा बांध का निर्माण लाभकारी हो सकता है, लेकिन आदिवासियों के लिए नहीं, क्योंकि ऐसे में उन्हें बेघर होना पड़ता है। वही मैंने बताया कि सरदार सरोवर बांध जब बनाया जा रहा था, वहां की जो ट्राइबल समाज थे उनको बेघर होना पड़ा था। तो ये उनके लिए क्या है? उनके लिए विनाश हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करें? विभिन्न वर्गों के लिए, ध्यान सुनो, विभिन्न वर्गों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है। अभी आगे हम देखेंगे। पहले पिक्चर देखो, ये सरदार सरोवर बांध है और ये वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी उसके विरोध में लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है, जिनका विरोध कर रहे थे। तो एक चीज समझो कि विकास हर एक व्यक्ति के लिए क्या है? अलग अलग है। और एक विकास एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है बच्चों? विनाशकारी। दो बातें आपको समझनी है। एक तो हर व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग है। दूसरा, एक व्यक्ति के लिए जो विकास हो सकता है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है बच्चों? विनाशकारी हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखो यहां पर क्या है? व्यक्तियों की श्रेणियां, यानी जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं। अब इनके लिए क्या विकास है? इनके लिए विकास के लक्ष्य आप देख लो क्या है? तो काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, ये इनके लिए विकास है। और क्या कह रहा है? स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सके। ये किसका है? ये भूमिहीन ग्रामीण मजदूर चाहते हैं कि हमें ये सारी चीजें मिले। यानी उनके लिए विकास क्या है? एक तो काम के क्या हो? अधिक दिन हो काम करने के लिए, बेहतर मजदूरी हो, उनके बच्चों को स्थानीय स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल सके, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, उनके साथ कोई किसी तरीके भेदभाव ना किया जाए, और उनको भी ग्रामीण चुनाव जो होते हैं उनमें भी वो प्रधान जैसी चीजों में बन पाए। तो ये उनके लिए क्या है? ये उनके लिए विकास है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के जो संपन्न किसान है उनके लिए क्या है बच्चों? तो उनके लिए जो विकास है वो है किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो वो ज्यादा मिल जाए, और मेहनती तथा सस्ते मजदूरों द्वारा
उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। ये उनके लिए क्या है बच्चों, उनके पास अच्छी जमीन है, वो अच्छा फसल का उत्पादन करते हैं, इसीलिए उनको क्या चाहिए, उनको अपनी फसल का अच्छा वो प्राइस मिल जाए, मूल्य मिल जाए, ठीक है। और बच्चों उस फसल को काटने पर या उनके खेतों पर काम करने वाले अच्छे कुशल और जो है कम वेतन पर क्या है श्रमिक मिल जाए, जिससे क्या हो वो पैसा कमा सके और अपने बच्चों को विदेश भेज सके। तो ये किसका है, ये संपन्न किसान का लक्ष्य है, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम कह रहे हैं कि सभी शहर की लड़की लड़की नहीं, ओहो लड़की नहीं, बिहार नहीं है, लड़की नहीं, लड़की, ठीक है, लड़की। अब जो शहर की लड़की, उसके लिए क्या हो, उसे अपने भाई के जैसा स्वतंत्रता मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती। फैसले, ये फ्रेले नहीं होगा बच्चों, ये होगा फैसले। अपने फैसले क्या है, ये टाइपिट जो है कुछ गड़बड़ कर, खुद कर सकती है। अब देखो शक्ति में भी आधा सब खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। यानी उसका लक्ष्य है कि उसे अपने भाई के जैसा, उसे भी आजादी मिले, वो भी रात को जब जैसे उसका भाई 10 बजे आता है रात में, उसे भी रात में जब आए, रात में कहीं जाना हो तो उसे रोक टोक ना हो, उसे भी उसके भाई के जैसे अच्छे स्कूल में पढ़ने की आजादी मिले, है ना, अपने डिसीजन खुद ले सके, इसकी उसे आजादी मिले। ये क्या है, शहर की लड़की का क्या है, ये विकास है। तो हर व्यक्ति के लिए विकास क्या है का अलग अलग है और उनका विकास का लक्ष्य भी क्या है मेरे लाल और लालियों अलग अलग है। जैसे बच्चों आपको मैं एक बात बताता हूं, जैसे गांव है तो गांव की में अगर एक परिवार है और उस परिवार में एक पति पत्नी रह रहे हैं और उस पति पत्नी के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। अब लड़के को क्या है शहर से बाहर पढ़ने भेज दिया जाता है। जैसे बहुत सारे बिहार यूपी के बच्चे जो है IAS PCS की तैयारी करने के लिए दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं। अब वहां आजकल तो यह है कि बहुत सारे माता पिता जो है वो साहसिक कार्य करते हुए अपनी लड़कियों को भी अपने बच्चे अपने लड़के के समान जो है स्वतंत्रता दे रहे हैं और उसे भी बाहर शहरों में जो है पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे गांव में ऐसा है कि अगर उनकी लड़का लड़की है तो वो अपने लड़के को बाहर किसी अच्छे स्कूल में या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेज देंगे, लेकिन लड़की को क्या है उसी पास में गांव में किसी स्कूल होगा वहां पढ़ने के लिए भेजेंगे। अब उस लड़की की इच्छा होती कि जैसे मेरा भाई वहां शहर में पढ़ रहा, अच्छी तैयारी कर रहा, वैसे मैं भी एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे कॉलेज में या एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़कर क्या है उसके जैसा बन सकूं। लेकिन बच्चों क्या है कि यहां पर क्या होता है उसके साथ भेदभाव हो जाता है। तो अब उसके लिए विकास क्या हो जाएगा, उस गांव की एक लड़की के लिए विकास क्या है कि उसके लिए विकास यह है कि जो उसकी इच्छा है कि उस शहर में जाकर पढ़ना चाहती है उसके लिए वही विकास हो जाएगा। तो जो मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं अगर उनकी पूर्ति हो रही है तो वो उसके लिए क्या है विकास है। और हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर वर्ग और हर लिंग और हर जाति के लिए क्या है अलग अलग विकास होता है। जैसे बच्चों मैं आपको बताऊं, जब तक हमारे भारत में, आप ध्यान सुनना, मैं भारत जब तक आजाद नहीं हुआ था 1947 से लेकर, या भारत में जब तक संविधान नहीं बना था उससे पहले तक अगर आप बात करते हैं तो जो दलित समाज हुआ करता था उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब उस समय के दलित समाज के लिए क्या है, शूद्र समाज के लिए क्या है, उसके लिए क्या विकास क्या होगा बच्चों, उसके लिए विकास होगा बच्चों कि वो पढ़ सके, उसकी इच्छा है पढ़ने की, उसकी आवश्यकता है पढ़ने की, अगर उसको मिल रही है ये अपॉर्चुनिटी तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा मेरे लाल और लालियों विकास हो जाएगा। तो विकास क्या है बच्चों, इच्छाएं और आवश्यकताओं के अनुसार अगर उनको कुछ करने की छूट है तो वो क्या है उनके लिए विकास। इसीलिए विकास में आज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जुड़ गया है, एक इंपॉर्टेंट कारक जुड़ गया है स्वतंत्रता। अपनी इच्छा के अनुसार अगर हम कुछ कर पा रहे हैं वही हमारे लिए क्या है बच्चों विकास है। इसीलिए विकास में स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा इन सबको भी डाला गया। अब बच्चों सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब एक लड़की कहती है कि शहर में पढ़ने जाना है तो पिता चाह कर भी उसको कभी कभी नहीं भेजता। रीजन भी है कि उसको उसकी सुरक्षा की भावना होती है। वो चाहता ही है कि वो लड़की है और लड़की बाहर किसी शहर में जाएगी और अकेले रहेगी तो फिर क्या है हमारा समाज इस तरीके का है कि वो पुरुष प्रधान समाज है और महिलाओं को उतनी ज्यादा इज्जत नहीं देता। आज को छोड़ दिया जाए, आज भी फिर भी कुछ जगह पर ऐसा है, लेकिन आज हर जगह अगर शहर में देखा जाए तो लड़के लड़कियां समान है। तो वो उसके अंदर क्या है एक असुरक्षा की भावना होती है कि कहीं ये लड़की बाहर गई और इसके साथ कुछ गलत हो जाए, इसको लेकर उसकी क्या है असुरक्षा है। अगर उसके पिता को ये सरकार, हमारा समाज ये आश्वासन दे दे कि आप भेजिए लड़की को और हम उसका प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, अगर उसके अंदर ये सुरक्षा की भावना भी आ जाए उसके पिता के अंदर, उस लड़की के पिता के अंदर, तो वो
बहुत आराम से शायद हो सकता है कि आज जो लड़कियां 10% गांव से शहर पढ़ने के लिए जा रही, वो रेशियो बढ़कर शायद 50%, 60% पहुंच जाए। तो ये सुरक्षा की भावना, जब सुरक्षा आ जाए, जब सुरक्षा भी मिलने लगे, तो उसमें भी क्या है, वो भी विकास। इसीलिए सुरक्षा भी विकास का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बातें मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये विकास, आप सिर्फ विकास नहीं समझ रहे हो, आप इकोनॉमी, समाज, इतिहास सब कुछ समझ रहे हो, आज राजनीति भी समझ रहे हो आप। और ये जरूरी है। अगर हम एक से दूसरे को लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम एसएसटी को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। एसएसटी रटना नहीं है बच्चों, सीखना है, समझना है, और उसके आधार पर क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं बस। इसके और नंबर मैं दिला दूंगा। मैं जहां पीछे पढ़ा रहा था, जहां मैं पीछे ऑफलाइन में, मेरे बच्चे जो हैं, कम से कम 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो 95, 96 और 4-5 बच्चे तो 98, 99 नंबर लेकर आए। 100 में कुछ रह गए हैं, लेकिन यह है कि 1-2 साल में मैं 100 भी लाके दिला दूंगा। तो नंबर भी मैं दिला दूंगा, नंबर की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बस आपको सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए यह है कि आप चीजों को सीखो, एसएसटी को फील करो, रटना नहीं है, फील करना है, और फील करके उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें हम समझ पाएंगे। एसएसटी को कहा जाता है कि ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, यानी ये मनुष्य को एक मनुष्य बना देता है, ये ऐसा विषय है। तो आपको इसको सीखना है बच्चों, समझना है, इसको रटना नहीं है, ठीक है। और मैं इसी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आप समझ गए। फिर देखो, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है, जरूरी नहीं कि वह दूसरों के लिए भी विकास हो, यहां तक कि वह दूसरों के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यह पीछे मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम मेरे लाल और लाली। अब हम बात करेंगे बच्चों आय तथा और अन्य लक्ष्य। आय और अन्य लक्ष्य की बात हम जब करेंगे बच्चों, देखो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी इनकम अच्छी हो, यानी उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपने परिवार और अपनी चीजों और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हर व्यक्ति एक अच्छी आय चाहता है। लेकिन क्या एक अच्छी आय हमें हर एक चीज प्रोवाइड करा सकती है? क्या एक अच्छी आय हमें दूसरों से सम्मान दिला सकती है? क्या एक अच्छी आय हमें स्वस्थ रख सकती है? क्या एक अच्छी आय हमें एक अच्छा वातावरण प्रदान कर सकती है? क्या एक अच्छी आय हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण दिला सकती है? तो नहीं। तो व्यक्ति जो है ना, आय के अलावा और बहुत सारी चीजों को चाहता है। जैसे आय के अलावा उसे क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। आय के अलावा उसे दूसरों से सम्मान की भी अपेक्षा होती है। आय के अलावा उसे बच्चों समानता की अपेक्षा होती है। मतलब आय के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लाइक बच्चों, आप सोचो, आप जैसे आज अब मैं आपको बात करूं कि जैसे आज भी हमारे दलित समाज के जो व्यक्ति, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे जो हैं जो अपने प्रतिभा के बल पर आज वो बहुत अच्छे अच्छे पद पर हैं या बहुत अच्छी जगह पर हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो अगर कहीं पर अगर देखा जाए तो फिर क्या है, कभी कभी उनके साथ भी क्या है, एक तरीके से भेदभाव का उनको देखने को मिलता है। तो उनको ये लगता है कि भले ही हम एक अच्छे पद, एक अच्छे आय कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें समाज में वो रुतबा और वो सम्मान नहीं है जो एक उच्च जाति के लोगों का है। तो वो चाहते हैं कि वो हमें वैसा ही सम्मान मिले। समानता का मतलब होता है कि जो लड़का है, लड़की है, जो किसी परिवार में एक लड़की है, वो चाहती है कि उसे अपने भाई के जैसा ही समान व्यवहार किया जाए, उसे अपने भाई के जैसा ही समान जो है एक सम्मान मिले। जैसे बच्चों, आप बड़े भाई, आप परिवार में हैं और आपके परिवार में आप हो और आपका बड़ा भाई है, तो आपके बड़े भाई को ज्यादा सम्मान मिलता है और उसको देखकर आपको जलती भी होगी। आपकी कभी कभी जलती इन द सेंस आपके अंदर लगता होगा, यार उसको इतना सम्मान मिलता, मुझे क्यों नहीं मिलता। तो आप अपेक्षा ये करते हो कि आपके बड़े भाई के जैसा ही आपकी मम्मी पापा आपको ट्रीट करें, है ना। बड़े भाई की इतनी इज्जत हो जाती है कभी कभी परिवार में कि उससे सलाह मशवरा लिया जाता है, और जब भी कभी कोई अच्छी चीज डिस्कस करनी होती तो आपको कहीं बाहर भेज दिया जाएगा, आपसे कहेंगे जाओ इधर खेल वेल को है। तो आपको एक हीन भाव सा लगता है कि अरे मेरे साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा। तो आप चाहते हो कि आपके साथ समान व्यवहार हो, ये भी चाहते हो आप आय के अलावा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो हमें ये समझना है। तो देखो, मजदूर अच्छी कीमतों, वो अधिक से अधिक आय पर कार्य करना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, उन्हें चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी उन्हें क्या चाहिए? बेहतर आय के अतिरिक्त श्रमिक समानता चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है,
स्वतंत्रता, उसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, उसे जब मन हो वो चाहे तो छुट्टी ले सके, इसकी उसे स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है। सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा ऐसा चाहिए कि अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके बच्चों को, और जब वो काम करने लायक ना रहे, जब उसकी एज ऐसी 60 साल की हो जाए, जब वो काम ना करने में सक्षम हो, तो उसके लिए ऐसी सुरक्षा हो कि जब तक वो काम करा उसके बाद जो वो फैक्ट्री जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है वो इंडस्ट्री क्या है, उसके बाद के जीवन में के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाए, या उसके बच्चों के शिक्षा के लिए जिम्मेदारी ले। ये सब क्या है, उसे सुरक्षा का भाव पैदा करेगा। जैसे बच्चों, जैसे कोई भी है जो घर से बाहर किसी नौकरी करने जाता है, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं कि उसे कितनी इनकम मिल रही, इनकम के साथ साथ वो बहुत सारी चीजें और को देखता है। जैसे वो ये भी देखेगा कि वहां का एरिया कैसा है, अगर हम वहां परिवार लेकर जा रहे हैं तो कब परिवार सेफ है, वहां परिवार के रहने लायक व्यवस्था है वहां की नहीं है, और वहां खाने की व्यवस्था कैसी है, वहां सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, ठीक है, वहां परिवहन की व्यवस्था कैसी है। आय के अलावा वो इन सारे फैक्टर्स को भी देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से सुरक्षा चाहिए, और दूसरों से मिलने की, दूसरों से सम्मान मिलने की, देखो मिलने की जगह सम्मान, दूसरों से सम्मान मिलने की इच्छा भी रखते हैं, यानी दूसरों से सम्मान मिलने की भी इच्छा रखते हैं। भाई अगर वो अच्छी आय कमा रहा तो उसका एक वो भी रहता है कि भाई सामने वाला इज्जत, वो है, हमें इज्जत है। और भाई को क्या चाहिए? इज्जत। भाई को क्या चाहिए? इज्जत। और इज्जत नहीं मिलेगी तो भाई रूठ जाएगा। भाई को चाहिए फुल इज्जत, फुल रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो भाई को इज्जत चाहिए, अब इज्जत नहीं मिलेगी तो भाई डिप्रेस हो जाएगा, भाई को लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो भाई को पूरी इज्जत चाहिए, और सम्मान मिलना बहुत ज्यादा जरूरी। इंसान एक बार के लिए बिना खाए रह सकता, बिना सम्मान के नहीं रह सकता, ठीक है। तो सम्मान, और एक चीज देखो बच्चों, गांव में सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा वो होती है। आपने देखा होगा कि गांव में इतना ज्यादा सम्मान प्रतिष्ठा होती है, अगर किसी ने अपनी लड़की की शादी की है तो वो दूसरा जो किसान होगा या दूसरे परिवार के लोग वो चाहेंगे कि मेरी लड़की की शादी जो, मेरी लड़के की शादी जो है ना, इससे मैं एकदम रॉयल कर दूं, इससे ज्यादा हो, मेरी ज्यादा सहवासी, इस सम्मान प्रतिष्ठा को लेते हैं। तो उनके मान में ये सम्मान की भावना कुछ ज्यादा ही होती, ठीक है। फिर देखो, सभी वर्ग के लोग भेदभाव से असंतुष्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं, भौतिक चीजें जैसे बच्चों पैसा, टीवी, फ्रिज, एसी की 4 कमरे रहना, ये सब भौतिक वस्तु ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है हमें जरूरत होती है, जिसकी हम आकांक्षा, इच्छा रखते हैं, जिससे क्या रखते हैं? समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, ठीक है। के अलावा क्या है? आवश्यक नहीं होती। सिर्फ भौतिक वस्तु चीजें ही जो है आवश्यक नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें क्या है हमारे लिए आवश्यक है। और क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूं। फिर देखो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता। जैसे आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, अब प्यार को आप थोड़ी ना किलोमीटर और मीटर में और केजी में नापोगे। उनको ये देखो, एक आपके जीवन में आपके माता पिता ही ऐसे होते हैं जो आपसे निस्वार्थ प्यार, जो निस्वार्थ क्या है, प्रेम करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कमाते हो, उन्हें फर्क पड़ता है कि आप जहां भी काम कर रहे हो आप उसमें खुश हो कि नहीं हो। तो ये क्या है बच्चों? उनका प्रेम जो है ना, ये आपके लिए कोई भौतिक वस्तु नहीं, ये अभौतिक वस्तु है, और इसे आप माप नहीं सकते। इसे आप किलो, केजी में, किलोमीटर में, इनमें नहीं नाप सकते। ये आपको क्या करते हैं? ये आपको अंदर से प्रेरणा देते हैं। आपका माता पिता का प्रेम जो है आपके लिए एक तरह की आशीर्वाद होता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उनका महत्व जीवन में अधिक होता है, माता पिता का प्रेम। और माता पिता जब तक रहते हैं ना, आपको अपना बचपन याद रहता है, जब तक आपको लगता है कि हम अभी बड़े नहीं हुए। और जैसे ही माता पिता इस पृथ्वी से छोड़कर जाते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियों के तमाम जिम्मेदारियां आपको घेर लेती है, बोझ की तरह आप दब जाते हो, ठीक है ना। तो वो है, तो वो क्या है, वो आपके लिए बहुत जरूरी। ऐसे ही बच्चों, आपका फ्रेंड, आप जीवन में कितने भी दुख हो, लेकिन एक दोस्त, अच्छा सच्चा दोस्त होता है ना, वो आपकी सारी की सारी मुश्किलों में आपके साथ खड़ा होता है, और वो साथ आपको लगता है कि उस समय आप दुनिया पर कुछ भी कर सकते हो। जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, और ऐसी बातें जो आप माता पिता को भी नहीं बता सकते, लेकिन अपने उस दोस्त के बताते हो, उस दोस्त को बताने के बाद वो कहता है, अरे यार छोड़ बे, मैं हूं ना, चल मौज करो, सब संभाल लेंगे। ये फीलिंग जो है ना, ये जो बात वो बोलता है ना, इससे आपको लगता है कि नहीं, ये है मेरे साथ। तो ये कोई आपको पैसे से नहीं मिलेगी,
पैसे से आप दोस्त नहीं खरीद सकते, पैसे से आप प्रेम नहीं खरीद सकते। हर कुछ चीज पैसा ही नहीं होता बच्चों। तो क्या है बच्चों, ये चीजें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनका महत्व क्या है, बहुत हर, अब उदाहरण के लिए देखो, किसी नौकरी में सुविधाओं का मिलना श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ाता है, बिल्कुल बात है। अब जो श्रमिक है उसके बच्चे को अगर अच्छा एजुकेशन मिल जाए, उसको रहने के लिए घर मिल जाए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बस की व्यवस्था ये कर दी जाए, तो उसके लिए और क्या चाहिए, उसके लिए ये बहुत बेहतर है। इसलिए अधिकतर श्रमिक उन उद्योगों को चुनते हैं जहां से उन्हें बेहतर आय के साथ साथ अधिक सुविधाएं भी प्राप्त होती। वही बच्चों के स्कूल के लिए पैसा मिल जाए, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, आने जाने के लिए बस की व्यवस्था कर दी जाए, खाना वहां मिल रहा हो, रहने के लिए घर की व्यवस्था कर दी जाए, तो ये सारी चीजें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को अधिक महत्व देते हैं, बिल्कुल बात है। उन्हें आय के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, समानता भी चाहिए, दूसरों से सम्मान की भावना भी चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, आय और ये सारी चीजें मिले जुले चीजें उनको चाहिए विकास में, ठीक है। फिर देखो, आय के अलावा जब सुरक्षित व संरक्षित वातावरण मिलेगा तब अधिकतर महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां व व्यापार कर सकती हैं। जैसे बच्चों देखो, अब लड़कियों को आज बहुत सारी न्यूज़पेपर में आप देखोगे, अभी तो आप छोटे हो आप, लेकिन समझो जब वो किसी वर्क प्लेस में काम करने जाते हैं तो उनके साथ कभी कभी मिसबिहेव हुआ जाता है। आप बहुत सारी पिक्चर्स में और सारी चीजें मूवीज में आप देखते हो, तो इससे भी क्या है, वो थोड़ा सा अपने आप को डिस्करेज करती हैं और थोड़ा सा वो अपने आप को, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है। तो अगर ये चीज भी अगर उनको सुरक्षित या सुरक्षा या संरक्षित कर दिया जाए इन चीजों से भी, तो उनकी भागीदारी जो है भारतीय समाज में या हमारे समाज में और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझना होगा, ठीक। तो ये भी चीज है सुरक्षा। अब लड़की, अगर आप अब अपने परिवार में हो, आप अगर शहर या गांव कहीं से भी हो, अगर आपकी बहन बाहर कहीं गई और रात में अगर उसको लेट हो जाता है तो पूरे घर भर चिंतित होने लगते हैं, पूरा घर जो है चिंतित होने लगेगा, फोन पे फोन लगाने लगेगा और तमाम रिश्तेदार आसपास के जितने उसके दोस्त सबको फोन करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये असुरक्षा की भावना है परिवार के अंदर, क्योंकि ये समझ रहे हैं वो लड़की है, और समाज, आज समाज जो है इंसान के रूप में जो है वो राक्षस और भेड़िए घूम रहे हैं हमारे समाज में, जो कब किस बच्ची के साथ गलत व्यवहार कर दे किसी को नहीं पता। तो परिवार के अंदर ये क्या है, असुरक्षा होती है, और जब इस असुरक्षा को सुरक्षा में बदल दिया जाए, इसको संरक्षित कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, महिलाएं का और ज्यादा उनको, उनका परिवार, उनके लोग, उनका पति, उनके भाई बहन और उसको बढ़ावा दी, ठीक है। तो ये भी चीज है मानव का विकास। और लड़कों में क्या है बच्चों, देखो लड़कों में क्या है, वो 10 बजे आए हैं, उनको फादर फोन तो जरूर करेंगे, लेकिन उनको रहेगा अरे आ जाएगा, बैल इंसान है, आ जाएगा कभी ना कभी। लड़कों के प्रति इतनी ज्यादा असुरक्षा की भावना नहीं होती परिवार में, लेकिन लड़कियों के प्रति बहुत ज्यादा असुरक्षा की भावना होती है। और उसके पीछे का हमारा समाज और हम खुद जिम्मेदार हैं। समाज के भाग हम हैं तो हम भी जिम्मेदार हैं, हमारा समाज जिम्मेदार है। हमारे समाज ने एक ऐसा, मतलब हम लोगों ने एक ऐसा समाज बनाया है जिसमें हम अपने ही लोगों को असुरक्षित महसूस कराते हैं। समाज तो हम ही मिलकर बना ले रहा, परिवारों से मिलकर समाज बन रहा है, और उस समाज के अंदर यानी हमने मिलकर जिस समाज को बनाया, और उस समाज में आज भी हम ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो सोचो हमने कैसा समाज बना दिया। जिस समाज के अंदर हम खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, हमारा परिवार सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, वो कैसा समाज हमने बनाया। ऐसा समाज से अच्छा ऐसा समाज होता ही ना, ठीक है। तो ये बात समझनी है आपको। फिर देखो, मानव का विकास सिर्फ अच्छी आय पर नहीं बल्कि अन्य कई महत्वपूर्ण चीजों पर भी निर्भर करता है। वो आप समझ में आ गया, आपको मैं बहुत सारी चीजें समझा चुका हूं ऑलरेडी। अब देखो राष्ट्रीय विकास क्या है बच्चों। राष्ट्रीय विकास क्या है बच्चों, जब देश के लोगों का विकास होता है ना, तो राष्ट्र का विकास होता है। जब देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता आदि का अच्छा विकास हो, तो फिर क्या होगा बच्चों, राष्ट्रीय विकास होगा। जब देश में इन सब चीजों का विकास होगा ना, तो राष्ट्र का विकास होगा। व्यक्ति का विकास हो तो राष्ट्र का विकास होगा। भाई हम ही तो है ना, हम एक राष्ट्र क्या है, राष्ट्र जो है उस एक भूमि के अंदर, एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है।
राष्ट्र जो है या देश जो है एक भूमि का टुकड़ा नहीं होता बच्चों। व्यक्ति या वहां रहने वाले लोग उस भूमि के टुकड़े को देश बनाते हैं। देश लोगों से मिलकर बनता है, एक भूमि के टुकड़े से नहीं। तो जब देश के लोगों का विकास होगा तब राष्ट्र का विकास होगा। और राष्ट्र के विकास के लिए क्या होना जरूरी है कि व्यक्ति के शिक्षा का स्तर अच्छा हो, व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हो, व्यक्ति की संरचना यानी जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका घर, उसका सारी चीज अच्छी हो, उसका स्वतंत्रता मिले, उसको समानता मिले, उसको दूसरे सम्मान मिले, उसको सुरक्षा मिले। जब इन सब चीजों का विकास हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, राष्ट्र का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझो बच्चों। अब देखो, लोगों के लक्ष्य अलग होने के कारण उनकी राष्ट्र विकास के बारे में धारणा भी अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किसान के लिए राष्ट्र विकास की धारणा अलग है, समृद्ध किसान के लिए राष्ट्र विकास की धारणा अलग है, एक लड़की के लिए राष्ट्र विकास की धारणा अलग है, एक लड़के के लिए राष्ट्र विकास की धारणा अलग है। कभी कभी राष्ट्र विकास की धारणाएं आपस में विरोधी भी साबित हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। एक उद्योगपति के लिए जो विकास है वही श्रमिकों के लिए वो विकास नहीं। एक उद्योगपति की लाभ के लिए बनाया गया बांध उसके लिए, उद्योगपति के लिए विकास है, लेकिन वहीं उस जगह पर जहां पर बांध बनाया जा रहा है वहां पर रहने वाले आदिवासियों के लिए वो क्या है, उनका बेघर हो जाते हैं, उसके लिए वो विकास नहीं है। तो उनके लिए विकास अलग हो जाएगा और इनके लिए विकास अलग हो जाएगा। राष्ट्र का विकास किसी एक विचारधारा पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ एक व्यक्ति या एक वर्ग के आधार पर अगर हम राष्ट्र का विकास करेंगे तो जो बाकी के लोग हैं वो पिछड़ जाएंगे। और जब तक किसी देश में सारे लोगों का विकास नहीं होता तब तक उस देश को विकसित राष्ट्र या विकास राष्ट्र नहीं बोलते। आज हम कहते हैं कि अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी ये सब विकसित राष्ट्र हैं, ब्रिटेन, चाइना, ये सब, चाइना नहीं सॉरी ब्रिटेन, ये सब विकसित राष्ट्र है। तो उसके पीछे का पर्पस क्या है कि उनके लोगों के यहाँ का जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय ये सब बढ़ गई। तो जब उनके लोगों की आय और ये सब बढ़ गई तो ये क्या, उसकी वजह से उनके राष्ट्र का विकास हो गया। ठीक है, तेजी समझना। राष्ट्र के विकास का संबंध सभी क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से होता है। कौन कौन से मुद्दे, देखो, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है और समानता है। मैं पहले से ही ये सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक, तो ये बात हो गई। अब मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार क्या है राष्ट्र, तो देखो यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास, ये देखो यूनाइटेड, हिंदी में इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, हिंदी में भी लिख दूंगा, परेशान मत हो, डेवलपमेंट प्रोग्राम। सॉरी, एक ही एम होगा, प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम। अब इसमें अगर हम बात करें हिंदू संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका हिंदी नाम क्या होगा यूएनडीपी का, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हिंदी नाम इसका ये होगा, विकास कार्यक्रम। ठीक, के अनुसार द्वारा क्या है, एक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है हर साल, के अनुसार राष्ट्र विकास का अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। यानी राष्ट्र का विकास कैसे हो रहा है, तो इसके लिए क्या है, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है एक रिपोर्ट हर साल प्रकाशित करता है, जो क्या है, मानव विकास रिपोर्ट। हर साल नहीं बच्चों, हर 2 साल में करता है, सॉरी, हर 2 साल में क्या है, एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो क्या है, मानव विकास रिपोर्ट है। और उसके अनुसार क्या होता है, उसका वो क्या क्या पैरामीटर रखा उसने, तो शैक्षिक स्तर यानी उस देश का शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य स्थिति, उस देश की स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, और प्रति व्यक्ति आय उस देश में कैसी है। इसके आधार पर क्या है, किसी राष्ट्र को क्या है, विकसित राष्ट्र या अल्प विकसित राष्ट्र या अविकसित राष्ट्र कहा जाता है। तो यह याद रखना है, आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किन लक्ष्यों को क्या है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए माना गया है, तो आप बताओगे शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय को माना गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब देश एवं राज्यों की दृष्टि में विकास क्या है, तुलना करना होगा। मतलब अगर हम भारत को कहते हैं कि भारत एक अविकसित राष्ट्र है या विकास की गति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो किन आधारों पर कहा जाता है, कैसे तुलना कैसे की जाती है। या हम कहते हैं कि अमेरिका
फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, ये सब विकसित राष्ट्र हैं। तो कैसे कहते हैं कि ये विकसित राष्ट्र हैं? क्या पैरामीटर बनाया, कैसे हम तुलना करते हैं एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से, या क्या क्या पैमाना हम बना के रखते हैं कि जिसके आधार पर हम कह देते हैं कि ये विकसित राष्ट्र है और ये विकसित राष्ट्र नहीं है। ऐसे ही हम जब भारत के अंदर बात करेंगे तो भारत में हम कहते हैं कि केरल ज्यादा विकसित राज्य है और उसकी तुलना में बिहार और यूपी थोड़े पिछड़े हैं। तो किन आधारों पर एक देश के अंदर हम कहते हैं कि एक राज्य जो है आगे निकल गया है विकास के दौड़ में और एक राज्य जो है वो पिछड़ गया, तो ये किन आधारों पर कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे इसमें। ठीक है, तो आप देखो, विकास के स्तर पर जब विभिन्न चीजों की तुलना की जाती है तब उसमें समानताएं तथा अंतर दोनों नजर आते हैं। बिल्कुल बात है, कुछ समानता भी होंगी, कुछ अंतर भी होंगे किसी भी देश में, किसी भी विकास के लिए। देखो, एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताओं को आधार बनाकर तुलना को संभव बनाया जाता है। कैसे बच्चों, आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके स्कूल में, आप स्कूल जाते हो, आपकी क्लास में मान लो 50 विद्यार्थी हैं, 50 आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, बच्चे हैं, बैठते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि हर बच्चा एक जैसा होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई अधिक बुद्धिमान होगा, कोई एवरेज होगा, कोई बुद्धिहीन भी होगा। मतलब बुद्धिहीन मतलब थोड़ा कम आईक्यू लेवल होगा उसका, क्योंकि दिमाग का स्तर सबका अलग अलग होता है। अब और कोई हेल्दी होगा, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है। जरूरी थोड़ी ना कि वो पढ़ने में अच्छा हो सकता है कि जो दुबला पतला हो लेकिन वो पढ़ने में अच्छा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत इसका आईक्यू लेवल अच्छा है लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। लेकिन फिर भी क्या है, अगर हम इस क्लास की एक हमें बताना है कि इसका हमें अध्ययन करना है, इस क्लास के बच्चों का तो एवरेज निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ हम पैरामीटर बना देंगे। हम ये कह देंगे कि जो बच्चा एक एवरेज लंबाई बता देंगे बच्चों की, ठीक है, उनकी स्वास्थ्य के हिसाब से हम बता देंगे, उनकी रुचि के अनुसार बता देंगे। तो कुछ हमें पैरामीटर बनाना होगा जिसके आधार पर क्या है, हम एवरेज निकालकर उस क्लास के बच्चों की क्या है, स्टडी कर सकें। ऐसी बच्चों क्या है कि अलग अलग होने के बावजूद क्या है, कुछ समानता कुछ अंतर होने के बावजूद क्या है, हम कुछ विशेषताओं को आधार बनाकर क्या है, उसमें तुलना कर देते हैं। तो ऐसे ही दो राष्ट्रों के बीच में या दो राज्यों के बीच में हम क्या बनाकर कुछ विशेषताओं को आधार बनाकर क्या है, बता देते हैं कि ये ज्यादा विकसित है और ये कम विकसित है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से, तो दो अलग अलग देशों या राज्यों की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दो महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो हमने राष्ट्र को, दो राष्ट्रों और दो राज्यों के बीच में अलग अलग, है ना, तुलना करने के लिए हमने क्या कर दिया, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को क्या है, आधार बनाया, दो महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस प्रकार जैसे राष्ट्रीय आय के माध्यम से तुलना करेंगे दो राष्ट्रों के बीच में, और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से दो राष्ट्रों या दो राज्यों के बीच में क्या हम तुलना करेंगे। चलो, अब हम राष्ट्रीय आय के माध्यम से जब हम तुलना करेंगे तो बात यह समझनी है कि जिस भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय ज्यादा है उसे हम क्या बोलेंगे, विकसित राष्ट्र। जिसकी कम है उसे क्या बोलेंगे, अविकसित राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र, ये कहेंगे। तो बच्चों ये समझना है कि किसी भी देश की तुलना आय के आधार पर की जाती है, और जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें अन्य देशों से अधिक विकसित माना जाता है। यही मैंने बताया, जिसकी राष्ट्रीय आय ज्यादा उसे अन्य देशों से ज्यादा विकसित माना जाएगा। फिर देखो, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य उस विशेष देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित आय है। यानी राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है कि उस देश में रहने वाले लोगों की क्या है, आय है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, अब उच्च राष्ट्रीय आय वाले देशों को विकसित देश माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। उदाहरण के लिए बच्चों आप समझ लो, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस, इनकी आय जो है, इनके लोगों जो इनके देश की आय जो है, राष्ट्रीय आय जो है बहुत ज्यादा है। जैसे हम आज कह रहे हैं कि हम अपने जीडीपी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, यानी हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी बनाने की हम बात कर रहे हैं, तो 5 ट्रिलियन। ठीक है, लेकिन अमेरिका की हमसे बहुत ज्यादा, चाइना की हमसे बहुत ज्यादा, फ्रांस जर्मनी की हमसे बहुत ज्यादा राष्ट्रीय आय है। तो जब राष्ट्रीय आय हमसे ज्यादा है तो वो क्या है बच्चों, वो हमसे ज्यादा विकसित भी है। फिर देखो, जनसंख्या के कारण विभिन्न देशों की तुलना के लिए राष्ट्रीय आय एक अच्छा संकेतक नहीं हो सकता। बात यहां यह भी है बच्चों ना, आप सोचो हमारा भारत विश्व में सबसे ज्यादा, हमारे भारत में विश्व में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। भारत जो है जनसंख्या के मामले एक नंबर 1 पर आ गया है, लगभग 145 करोड़ लोग के आसपास रहते हैं, 145, ठीक है, करोड़ लोग के आसपास भारत में रहते हैं। तो बच्चों अगर हम वहां की राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो हमेशा ही कम आएगी,
हमेशा ही कम आएगी। वहीं अगर अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, यहां के लोग जनसंख्या कम है तो यहां हमेशा क्या होगा, राष्ट्रीय हमेशा ही ज्यादा आएगी। तो इससे क्या है, इस जनसंख्या के कारण क्या है, यहां पर एक राष्ट्रीय आय के आधार पर क्या है, एक अच्छा अनुमान नहीं लगा पाते और एक अच्छा तुलनात्मक अध्ययन हम नहीं कर पाते दो राष्ट्रों के बीच में। इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए क्या किया गया, फिर इसके लिए प्रति व्यक्ति आय निकालने की बात की गई और दूसरा इसीलिए पैरामीटर क्या बनाया गया, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब समझो इसमें क्या कह रहा है, इस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न देशों की तुलना के लिए प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर संकेतक है। क्लियर है? चलो अब कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से क्या बच्चों, प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसे औसत आय भी कहा जाता है। यानी समझो प्रति व्यक्ति आय क्या है, देश की कुल जनसंख्या और देश की कुल आय, यानी जो राष्ट्रीय आय है। देखो इधर समझो, जो देश की राष्ट्रीय आय थी, ये जो राष्ट्रीय आय है कहां गया, ये जो राष्ट्रीय आय लिखा हुआ है, इस राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर दो देश की कुल जनसंख्या से। देश की कुल आय को या कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देने पर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय आता है, यानी पर पर्सन पर कैपिटा इनकम आती है, सॉरी ठीक है, पर कैपिटा इनकम आती है। अब देखो प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से, तो यही कह रहा है प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आय को यानी कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय है। इसे औसत आय भी कहा जाता है, इसे एवरेज इनकम भी कहा जाता है। बात कर देखो, यहां पे फार्मूला भी दिया है, औसत आय मतलब या वही प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या है, देश की कुल आय यानी देश की कुल राष्ट्रीय आय और भाग किससे करना है, देश की कुल जनसंख्या से, तो प्रति व्यक्ति आय। अब बात समझो बच्चों, विश्व बैंक राष्ट्रों और प्रति व्यक्ति आय के आधार की तुलना करने के लिए हर साल विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है, प्रकाशित करता है। जो विश्व बैंक है हर साल क्या करता है, एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसका क्या नाम है, विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो प्रति व्यक्ति आय के लिए तुलना करने के लिए। अब समझो इसमें क्या करता है, तो देखो विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण करता है और क्या करता है, क्या का वर्गीकरण करता है, मध्य पूर्व के देशों को छोड़कर अमीर देशों को विकसित देश कहा गया है। यानी मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उन देशों को छोड़कर जो है बाकी सभी देशों को, अमीर देशों को विकसित देश कहा जाता है। भारत निम्न मध्यम आय वाला देश है। भारत क्या है बच्चों, निम्न मध्यम आय वाला देश। अभी समझेंगे कैसे, तो देखो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय यानी जिस देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी हो, 49,300 यूएस डॉलर मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, 49,300 यूएस डॉलर या इससे अधिक है, वो देश क्या होगा, समृद्ध होता है। और जिसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2500 यूएस डॉलर या इससे कम है, वो देश निम्न आय वाले देश माने जाते हैं। यानी हमारे भारत की जो आय है वो कितनी है बच्चों, तो वो लगभग 1820 यूएस डॉलर है। तो ये किससे कम है, तो ये 2500 से कम है, 2500 से कम है। इसीलिए क्या है बच्चों, भारत क्या है, एक निम्न आय वाले देश में आता है। और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, ठीक है, ये किस में आते हैं, तो ये बच्चों किस में आते हैं, तो ये विकसित देश में आते हैं, क्योंकि इनकी कितनी है, इनकी 49,300 यूएस डॉलर से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो राष्ट्र विकास बैंक। अब एक चीज समझना है बच्चों कि जो ये वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो विश्व बैंक के बारे में बार बार चर्चा कर रहा है। तो विश्व बैंक बच्चों जो है एक बैंक, ये कब बनी थी, तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के जब खत्म हो रहा था उसी समय बनी थी। क्या हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया के जो ज्यादातर ये इसमें जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो इन्वॉल्व रहने वाले जो देश थे वो यूरोप के थे, लेकिन जापान भी था, अमेरिका भी था, और ये बहुत सारे देश जो है उसमें इन्वॉल्व हो गए। अब उसमें क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा हानि पहुंची, हानि जान की भी, माल की भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाह हो गया। अब हुआ क्या कि बच्चों जो उस समय के जो तबाह हो गए जो देश हैं, जिनका विकास का स्तर, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाह हो गया, तो उसके लिए क्या किया गया बच्चों, उसके विकास के लिए क्या है, एक संस्था बनाने की बात की गई। तो वही अमेरिका का एक शहर, एक प्लेस है जिनका नाम है ब्रुटेनबर्ग। ब्रुटेनबर्ग में क्या हुआ, वहां पर एक सम्मेलन हुआ जहां 44 देशों के जो है सदस्य जो है वहां शामिल हुए, और वहां मिलकर क्या है उन्होंने 1944 को 2 संस्थाएं बनाई, जिनका एक का नाम था विकास बैंक, दूसरे का नाम था IMF।
IMF मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ब्रिटेन वेड जो है सम्मेलन में बनाई गई, इसीलिए ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को क्या है, ब्रिटेन वेड की जुड़वा पुत्री भी या कुछ ऐसे कह सकते हो, ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय ये बनाई गई। इनका मेन उद्देश्य ये था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो देश जो तबाह हो गए थे, जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जब हाइड्रोजन बम डाला गया, परमाणु बम जब छोड़ा गया, तो उसमें वो पूरा शहर का शहर तबाह हो गया था। अब इसको विकसित करने के लिए क्या है, इन दो संस्थाओं या जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया था उसको विकसित करने के लिए क्या है, IMF और वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश की गई थी। कब? तो 1944 में। यह बात आपको याद रखना, बस थोड़ा सा इसके बारे में ये जानना था। अब औसत आय की कमियां क्या होती, यानी प्रति व्यक्ति आय की कमी क्या होती? तो देखो, यह औसत तुलना के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन वे असमानताओं को छिपा देते हैं। जैसे बच्चों एक चीज समझो, अब हम ये कहते हैं, हमने क्या किया, हमने ये कह दिया कि हमारे देश की जो पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है या प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1820 US$ है। लेकिन क्या हर व्यक्ति की भारत में इतनी आय है? अगर इतनी आय हर व्यक्ति की होती तो भारत में हर व्यक्ति अच्छा जीवन जी रहा होता। अंबानी की आय, हमारे देश के जो सबसे अमीर आदमी है अंबानी, जो अभी जिनकी बेटे की जो है शादी चल रही है, एक तरीके से कह लिया जाए कई महीनों से, और हर जगह वो जल थल वायु डेजर्ट सब जगह करते जा रहे हैं, तो उनकी आय और एक रिक्शे वाले की आय क्या समान है? नहीं ना। देश में का 60% जो पैसा है वो कुछ लोगों के पास में है, कुछ 10% लोगों के पास देश का 60% पैसा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि प्रति व्यक्ति आय जो है सारे देश सभी लोगों की एक जैसी होगी? नहीं होगी ना भाई। एक रिक्शा चलाने वाला, एक किसान है, एक मजदूर है, एक श्रमिक है, हर व्यक्ति की आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय अलग अलग है। वो तो इसलिए निकल जाती क्योंकि हम क्या करते हैं, पूरे देश की इनकम को पूरे देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं और जो आता है उसको हम मान लेते हैं कि हर व्यक्ति इतना कमा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति वास्तव में उतना नहीं कमा रहा होता। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से इससे राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम दो राष्ट्रों के बीच तुलना तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ देश, कुछ लोग उस राष्ट्र में, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और इससे कुछ लोग क्या है बहुत करीब होते हैं। ठीक है, तो ये समझना। या नहीं बताता कि आय लोगों के बीच कैसे वितरित की जाती है। जाहिर सी बात है, अब $1820 प्रति US$ जो है हर व्यक्ति के पास नहीं है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास है, तो कैसे जा रही है भी नहीं बता पाती है। अब देखो, विश्व बैंक के अनुसार देशों का वर्गीकरण मैंने बताया आपको, उच्च आय वर्ग के देश प्रति व्यक्ति डॉलर जिसका कितना है 12,773, ये तुमको कोई जरूरी नहीं है, बस याद रखना। विकसित अर्थव्यवस्था जैसे मध्य पूर्व के देश के पास $1500 है और निम्न आय वर्ग के लोग जो है ये इतना है, कम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब आय तथा अन्य मापदंड, यानी देखो एक चीज समझो, जब हम दो राष्ट्रों और दो राज्यों के बीच में तुलना कर रहे हैं कि कौन ज्यादा विकसित है, तो हमने एक तो आय के अनुसार और प्रति व्यक्ति आय के अनुसार, यानी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के अनुसार क्या तुलना की। उसके अलावा भी बहुत सारे मापदंड, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर हम तुलना करते हैं कि कौन सा राष्ट्र ज्यादा विकसित है, कौन सा राष्ट्र कम विकसित है, कौन सा राज्य ज्यादा विकसित है, कौन सा राज्य कम विकसित है। अब यहां पर हम जब समझेंगे तो हम यहां पर दो राज्यों के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा राज्य ज्यादा विकसित है, यानी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के अलावा भी दो देशों और दो राज्यों के बीच में तुलना करने के बहुत सारे और महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय के अलावा क्या हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, ठीक है, और निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय तो है ही, इन सब के आधार पर भी हम ये तुलना करते हैं कि कौन सा राज्य ज्यादा विकसित है, कौन सा राज्य कम विकसित है, कौन सा राष्ट्र ज्यादा विकसित है और कौन सा राष्ट्र कम विकसित है। ठीक है, अब ये समझो। अब देखो, देश का विकास औसत आय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी निर्भर करता है। जैसे 3 राज्यों का हम एग्जांपल लेंगे, हरियाणा, केरल और बिहार की तुलना के रूप में की गई है। जैसे देखो, मैंने क्या किया, ये राज्य है, राज्य में हरियाणा, केरल, बिहार रखा है। अब यहां पर एक चीज समझो, प्रति व्यक्ति आय में देखो, एक एक चीज समझना है। प्रति व्यक्ति आय, यहां फोकस करो इस पे। प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो 2017 के अनुसार अगर आप देखोगे तो प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की सबसे ज्यादा है। सबसे, आपको बस यही याद रखना, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है, हरियाणा की। याद नहीं करना कि ये 2,03,340 है,
ये याद करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बस आपको समझना है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है किससे? केरल से, बिहार से। पहली बात आपको यह गांठ याद रखना है कि प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की केरल और बिहार से ज्यादा है। सबसे कम किसकी है? बिहार की। सबसे ज्यादा किसकी है? हरियाणा की। उसके बीच में किसकी? केरल। अब हम बात करते हैं बच्चों शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो यह किसकी? हरियाणा में कितना है? 30 है। यानी मतलब यह है कि 1000 जो पैदा हुए जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में से पहले कितने लोगों बच्चों की डेथ हो जाती है। अब देखो शिशु मृत्यु दर क्या है, आपको मैं पढ़ा देता हूं यहां पर। ये देखो ये क्या कह रहा है शिशु मृत्यु दर। यहां देखो शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। यानी 1 वर्ष से कम आयु के, जैसे मान लो 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, उनमें से 1 वर्ष से कम आयु में जितने बच्चे डेथ हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जिनकी डेथ हो जाती है या मर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर। तो अगर आप देखो, एक बार फिर से पढ़ दूं, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को क्या है? ये दिखाती है। और अगर आप देखो तो यहां पर अगर आप देखो तो किसका? हरियाणा में कितना है बच्चों? 30 है शिशु मृत्यु दर। केरल में सबसे कम है। यानी शिशु मृत्यु दर के मामले में अगर देखा जाए तो केरल का स्थिति अच्छी है, हरियाणा और बिहार इसमें भी पिछड़ा है। बिहार में 1000 जीवित बच्चों में 35 बच्चे एक वर्ष से पहले ही डेथ हो जाती है उनकी। हरियाणा में 30 बच्चों की 1 वर्ष से पहले ही डेथ हो जाती है। लेकिन वहीं केरल में देखा जाए तो मात्र 10 बच्चों की। यह भी मात्र नहीं लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे तो 1000 के बचा लिया जाए। यह हमारा होना चाहिए, क्योंकि अगर डेथ हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य सिस्टम और बहुत सारी हमारा पोषण स्तर, बहुत सारी चीजें पिछड़ी हुई है। तो ये इस मामले में अगर आप देखा जाए तो केरल क्या है? इस मामले में सबसे अच्छी स्थिति में। ठीक वही अगर देखा साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो हरियाणा में साक्षरता दर कितना है? अब साक्षरता दर का मतलब होता है कि 7 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग जो पढ़ना और लिखना जानते हैं उनको हम साक्षर कहते हैं। एज 7 साल या उससे अधिक जो पढ़े लिखे लोग हैं जो लिखना और पढ़ना जानते हैं उनको हम साक्षर कहते हैं, और उसी को क्या है? साक्षरता दर से निकालते हैं। तो देखो अब ये यहां पर कितना है? हरियाणा में 82 है साक्षरता दर। वहीं केरल में देखो 94। केरल साक्षरता दर में भी क्या है? यहां बहुत आगे है। इवन केरल की साक्षरता दर हमारे भारत के पूरे साक्षरता दर से भी ज्यादा है। केरल की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से भी ज्यादा है। ठीक है, तो 94 है। और बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 62। यानी बिहार जो है शिक्षा के मामले में भी जो है पिछड़ा हुआ है। वही निवल उपस्थिति, यानी जो एडमिशन हो रहे हैं स्कूलों में, उन स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं निवल स्थिति। तो देखो 61 बच्चे वहां पर, 100 में 61, और यहां 83, और यहां कितने हैं? तो यहां 43। बिहार में मात्र 43 जा रहे हैं, 100 में मात्र 43 बच्चे जा रहे हैं। अगर 100 बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो उसमें मात्र कितने? 43 बच्चे जा रहे हैं। वहीं केरल में कितने? 83 बच्चे जा रहे हैं। वहीं हरियाणा में 61 बच्चे जा रहे हैं। तो इस मामले में भी केरल क्या है? आगे है। तो अगर देखा जाए तो इन सब पैरामीटर्स को आधार बना दिया जाए, प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति दर, तो इनमें सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को छोड़कर और सब मामले में क्या है? केरल बहुत अच्छी स्थिति में। यानी केरल जो है अन्य देशों से, हमारे देश के अन्य राज्यों से क्या है? वो विकसित राज्य में आ सकता है। उसकी स्थिति ये। ठीक है, आय कम होने के बावजूद भी क्या है? वहां पर और सब चीजें अच्छी। क्यों? क्योंकि वहां स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छा है, वहां का शिक्षा का स्तर अच्छा है, वहां महिलाओं को आगे बढ़ने की पूरी अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीजें होने की वजह से क्या है? केरल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे निकल गया है। ठीक है, यह बात आपको समझना है। अब देखो यहां विकास व प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाता है। यह मैंने बताया, विकास बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और हरियाणा की सबसे ज्यादा है। वहीं देखो हरियाणा और बिहार में केरल की तुलना में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। बिहार में साक्षरता दर कम होने का एक कारण यह भी है कि आधे बच्चे कक्षा 8 के बाद विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। वो अपने परिवार के साथ किसी ना किसी काम में लग जाते हैं। तो एक कारण यह भी शिक्षा कमी होने कारण। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैंने डाल दिए। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो देखो देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय
के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है बच्चों, एक चीज समझ लो, मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं बच्चों, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वो यही लिखा है, ठीक। औसत आय क्या है, तो वही प्रति व्यक्ति आय। देश की कुल जनसंख्या देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या है, शिशु मृत्यु दर है। यह मैं आपको पढ़ा चुका। साक्षरता दर क्या मैंने बताया, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या अनुपात को साक्षरता मैंने बताया था। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो भी बच्चे हैं जो पढ़ और लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात क्या है, 14-15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत निवल उपस्थिति अनुपात। सीधी बात यह है कि 100 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, जिसमें से जो है जितने बच्चे नहीं जा पा रहे हैं 100 में, उन्हीं को निवल उपस्थिति अनुपात कहेंगे। बस ये याद रखना है। जितने पहुंच रहे हैं, जितने जा रहे हैं, यानी 100 में जितने बच्चे जा रहे हैं उनको निवल उपस्थिति, जो नहीं जा रहे हैं वो अलग बात है, ठीक। बात समझ में आ गई, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। देखो पीपीटी मैंने बहुत अच्छे से बनाई है। अगर आप इस मेरी क्लास को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ते हो और क्लास की पीपीटी को पढ़ते हो, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी क्लास। क्लास में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं कहता हूं कि बाल हमेशा खड़े होने चाहिए। मतलब बाल खड़े होने का मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन एकदम बहुत हाई होना चाहिए, और जब ये हाई रहेगा तो आप मेरी हर एक बात को अच्छे से समझ सकते हो, और बातें अगर मेरी समझ में आ गई तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाओगे। और बहुत आराम से, बहुत अच्छे से मैं इसलिए क्लियर करते हुए हर एक चीज को चल रहा हूं। अब सार्वजनिक सुविधाएं का मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास बहुत आय हो लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अकेले नहीं खरीद सकते। अब अंबानी की अलग बात है कि वो अपने बच्चे के लिए अलग से स्कूल खुलवा सकता है, अब अलग से हॉस्पिटल बनवा सकता है, वो उसके लिए अलग से वो क्या कर सकता है, एक पूरा आइलैंड खरीद कर वहां का जो प्रदूषण, बिना प्रदूषण मुक्त एक आइलैंड में वो रह सकता है। उसके लिए वो पॉसिबल है क्योंकि उसके पास इतना पैसा है। लेकिन हमारे पास इतना, मिडिल क्लास के पास, गरीब परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक अपने इस बच्चे के लिए एक अलग से स्कूल खुलवा सके, अलग से हॉस्पिटल बनवा दे, या अलग बिना प्रदूषण मुक्त एनवायरमेंट के लिए कोई आइलैंड खरीद ले। ऐसा तो है नहीं। तो इन चीजों को जो समाज के हर एक वर्ग को जरूरत होती है, जो समाज के हर एक लोग को जिनकी आवश्यकताएं होती हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो व्यक्ति खुद उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होता है, सरकार, वहां की सरकार जो है इन सुविधाओं को उन व्यक्ति तक पहुंचाती है। जैसे बच्चों शिक्षा के लिए स्कूल। अभी मान लो बच्चों कि आप एक गांव में रहते हो, किसी गांव में है ना कोई परिवार रहता है, उस परिवार में एक बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक है और आपके पिता पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन अगर वहां स्कूल ना हो तो क्या आपके पिता आपके लिए स्कूल बनवा सकते हैं? नहीं। ये कौन करेगा? ये सरकार करेगा। तो इसके लिए क्या है, अब इसके लिए सरकार क्या है, वो सार्वजनिक सुविधाएं शिक्षा प्राप्त के लिए विद्यालय खुलवाएगा। इसीलिए आप देखो कि हर एक गांव, हर एक जिले में आपको स्कूल मिलेगा। वो प्राइवेट भी होंगे, सरकारी भी होंगे, प्राइवेट भी होंगे, सरकारी भी होंगे। एक इंडिविजुअल जो स्कूल बना रहा है तो वो बेनिफिट्स के लिए कर रहा है। लेकिन गांव में क्या है, अपने प्राइमरी विद्यालय, आंगनबाड़ी विद्यालय आपने देखे होंगे, वो किस लिए, वो सरकार ने बनाए हैं ताकि जो गरीब बच्चा है, जो पढ़ नहीं सकता, जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन पढ़ने की इच्छा रखता है, उसके लिए क्या है, सरकार ने सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय बना रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये सरकार ही कर सकती है आपके लिए। आप खुद अपने लिए कॉलेज, स्कूल नहीं बनवा सकते, तो ये सार्वजनिक सुविधा हो गई। दूसरा, आप अपने लिए खुद हॉस्पिटल नहीं बना सकते। हॉस्पिटल, अगर आप बीमार हुए हो तो आप घर में ही कोई नुस्खा कर सकते हो, लेकिन आप सर्जरी करवानी है तो आपको हॉस्पिटल जाना है, और हॉस्पिटल आप खुद अपना नहीं बनवा सकते। तो क्या है, सरकार क्या है, जो सरकारी चिकित्सालय बनवाती है, जैसे हमारे लखनऊ में लोहिया बहुत फेमस है। ठीक है, तो
सरकार क्या कर रही है, सरकारी क्या है, हॉस्पिटल्स बनवा रही है जिसमें निःशुल्क क्या है, चिकित्सा हो रही है, जिसमें निःशुल्क क्या है, आपकी इलाज हो रहा है। तो ये क्या है, ये सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसे ही सरकार आपके पास, आप ऐसा नहीं है कि आप जो प्रदूषण मुक्त, अब जैसे दिल्ली से जैसे शहर है, अब दिल्ली जैसे शहर में जो मिडिल क्लास के लोग रह रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि वो दिल्ली से बाहर चले जाएं 3-4 महीने के लिए, अगर वो चले गए तो फिर कमाएंगे खाएंगे क्या। तो अब वो उस दिल्ली के उस जगह को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां को प्रदूषण मुक्त करे उस इलाके को। तो एक अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, ये सब ये सार्वजनिक सुविधाएं होती है जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति खुद नहीं कर सकता है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। सरकार वो सारी सुविधाएं उसको प्रोवाइड करती है। ऐसे बच्चों जो गरीब इंसान है, जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं इकट्ठी कर पाता है, जिसे नहीं मिल पाती है, तो सरकार क्या कर रही है, उस तक खाना पहुंचाने के लिए आप देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली चला रही है, पीडीएस सिस्टम, जिसके तहत क्या होता है, उनको मुफ्त में अनाज प्रोवाइड करा दिया जाता है। जैसे आप गांव में हो गए तो आपको पता होगा कि 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं एक व्यक्ति को 5 किलो, है ना, पीडीएस के सिस्टम आपको मिल रहा होगा। अंत्योदय के खिलाफ अलग मिलता है उसमें। तो ये क्या है, ये सरकार क्या कर रही है, जो गरीब इंसान बच्चे हैं, जो परिवार है, जिनके पास कमाई नहीं है, यानी जिसको रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, और जिनके जो खाना के लिए मोहताज है, तो सरकार के उनको मुफ्त में अनाज प्रोवाइड करें, ये सुविधा सरकार कर सकती है। तो इस तरीके से क्या है, ये सार्वजनिक सुविधाएं हैं जो हम इंडिविजुअल उनको नहीं ला सकते, लेकिन सरकार ये सब कर सकती है। और सरकार कैसे करती है, तो हमारे टैक्स है। तो देखो, व्यक्ति को जिन भौतिक वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसके लिए आय पर्याप्त नहीं होती। बिल्कुल बात है, आप आय पर्याप्त नहीं, भाई अंबानी की बात मैं अलग कर रहा हूं, लेकिन हम लोग जो हैं, अब आय ठीक है, ये समझना, कोई भी मनुष्य पैसे से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, ठीक, और ना ही बिना मिलावट की दवाएं, यही सी बात है, बिना मिलावट की दवाएं, इन्हें वहां रहकर प्राप्त किया जा सकता है जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। उन व्यक्तियों को कहां, जहां से पहले। तो धन दौलत मनुष्य को संक्रमण बीमारी से भी नहीं बचाती, भाई ये भी सही बात है। धन दौलत जो है, पैसा जो है आपको संक्रमण, अब बहुत सारे ऐसे अमीर लोग थे जो कोरोना की महामारी में बहुत सारे लोग मरे, उनको क्या है, उनको पैसा भी नहीं बचा पाया, ठीक है। इससे बचने के लिए सभी समुदायों द्वारा प्रयास किए जाते हैं, सबको ही करना होगा, ठीक। जीवन में अधिक महत्वपूर्ण चीजों व सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि यह सभी के लिए आवश्यक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, यह सामूहिक रूप से ही आपको मिल सकती है, ठीक। सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका अहम होती है, सबसे अहम मैंने बताया सरकार की भूमिका होती है। शिक्षा क्षेत्र में हुए अनेक सुधार व सुविधाओं के कारण आज वे बच्चे भी विद्यालय जा पाते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। मैंने आपको बताया, गरीब परिवार जिसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है अच्छी, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो सरकार ने क्या किया, गांव में, जिलों में प्राथमिक विद्यालय, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी विद्यालय खोले, ताकि क्या है, उन गरीब बच्चों के उन गरीब परिवारों के बच्चे भी क्या है, पढ़ सकें, ठीक है। तो इसलिए सार्वजनिक सुविधाओं का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब सामूहिक रूप से प्रयास किए जाते हैं, और जब तक सामूहिक रूप से प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक नहीं होगा। अगर इस पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना है तो हम सबको यह जिम्मेदारी उठानी होगी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के कम से कम उत्सर्जन करें। देश के या पूरे राष्ट्र के हर एक देश की यह जिम्मेदारी होगी, अगर पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करना है तो हमें, या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पूरे राष्ट्र के पृथ्वी के सारे राष्ट्रों को ये शपथ लेनी होगी कि हम आज से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करेंगे और प्रदूषण को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावे, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। भारत कह ले कि हम प्रदूषण मुक्त बनाएंगे अपने भारत को, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। भारत पृथ्वी का भाग है, और अगर मान लो चाइना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा तो ऐसा थोड़ी ना उसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अमेरिका करेगा तो ऐसा थोड़ी ना कि भारत पर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर आते हैं। तो सारे देश मिलकर पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यही हमें सामुदायिक रूप से क्या है, करना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान में बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहां विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, मुख्य रूप से लड़कियां।
मैंने आपसे बताया कि गांव में जो लड़कियां हैं, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल नहीं होते हैं, कॉलेजेस नहीं होते हैं, शहर में कॉलेजेस हैं, तो वो क्या होता है, उनको हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा दिया जाता है गांव में, उसके बाद उनकी शादियां करा दी जाती है। इस एक रीजन ये भी हमारे देश में रहा है लड़कियों की शिक्षा के मामले में पिछड़े होने के कारण। एक कारण यह भी है कि लड़कियों को गांव में 10-12वीं तक पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उनको शादी कर दी जाती है, उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश में भेज दिया जाता है। इसकी वजह से भी है। इसका मुख्य कारण सरकार या समाज द्वारा बेहतर सुविधा ना उपलब्ध कराना है। जाहिर सी, अगर सरकार गांव में, अगर गांव एक आसपास में 2-3 गांव है, वहां पर एक क्या करे, एक अच्छा उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय खोल दे तो लड़कियां भी आराम से पढ़ सकती हैं। फिर देखो, केरल जैसे राज्यों के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा व पोषण स्तर बेहतर होने की संभावना अन्य राज्यों से अधिक होती है। क्यों अधिक है? क्योंकि वहां की सरकार इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। नेपाल और श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय भले ही कम है, लेकिन ये भारत से आयु संभाविता में पीछे नहीं है, हमसे पीछे नहीं है। ठीक है, देश का विकास उस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य व उनके कल्याण पर भी निर्भर करता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट इसमें क्या कहते हैं, चलो नहीं बताया तो बता देता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जब हमारा देश स्वस्थ होता है, जब देश के लोग स्वस्थ, जैसे आप मान लो हम स्वस्थ हैं तो हम देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन हम अस्वस्थ हैं, हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो हम देश के लिए एक एसेट नहीं, एक संपत्ति नहीं, एक उत्तरदायी बन जाएंगे। हमारी सरकार के लोग क्या हो जाएंगे, हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर हमारे ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, तो क्या हो गया, अब हम सरकार के लिए, हम अपने देश के लिए क्या हो गए, एक उत्तरदायित्व हो गए। लेकिन वहीं अगर हम स्वस्थ हैं तो हम क्या है, हम देश के लिए एक संपत्ति हो जाएंगे, हम राष्ट्र के एक संपत्ति हैं और हम देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो देश अगर स्वस्थ हैं, पोषण स्तर अच्छा है हमारा, तो हम देश के लिए एक अच्छा संसाधन बनेंगे। लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं है, हमारा पोषण अच्छा नहीं है, तो फिर क्या, हम देश के लिए उत्तरदायित्व बन जाएंगे और देश को हमारे पर बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। ठीक है, तो ये होता है चैप्टर खत्म होता है। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, आप कंटिन्यूअस जितनी भी क्लासेस हमारी आ रही हैं उनको कंटिन्यूअस देखते रहोगे, तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे और आप एसएसटी को रटने के बजाय आप उसको समझने पर ज्यादा फोकस करने लगोगे, आपके नंबर बढ़ने लगेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और मैं एक ये भी चैलेंज करता हूं बच्चों कि मेरी क्लास का पढ़ा हुआ बच्चे को ना उसी क्लास में कोई बच्चा टक्कर नहीं दे सकता। ये मैं चैलेंज करता हूं। मेरी क्लास में कोई बच्चा, मेरे क्लास का पढ़ा हुआ कोई बच्चे को उसके क्लास में बैठे हुए, जहां वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उसके और समकक्ष के जो भी बच्चे हैं जहां से और कहीं से पढ़ रहे, उनको वो टक्कर, उनकी औकात नहीं कि मेरे बच्चे के सामने खड़ा हो जाए। तो आपको बस क्लास में ध्यान रखना है, क्लास में डेली आना है, क्लास जब भी आती है आपको डेली देखना, और क्लास को वन टाइम में देखना है। ऐसा नहीं 10 मिनट देख लिया फिर, ये नहीं करना है। ठीक है, तो 40 से 45 मिनट एक बैठक बनाओ कि एक बार में इतना देखना है, फिर उसके बाद 10-10 मिनट में देख रहे हो, उसको 10 बार में खत्म करो तो फिर वो अच्छा नहीं होता। पहले 2 बार में कर लो, लंबी क्लास है तो 2 बार में कर लो। 2 घंटे का अगर क्लास है तो उसको 1-1 घंटे में बांट दो, 1.5 घंटे क्लास उसको 45-45 मिनट में बांट दो, लेकिन उसको 2 बार में मैक्सिमम देख डालो। इससे आपका प्रॉफिट होगा, आप अच्छे समझ पाओगे। शॉर्ट नोट्स क्लास में बनाते चलो, क्लास को ध्यान से सुनो, पीपीटी से चीजें हैं आप उसको नोट्स करते चलो। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए, मेरी क्लास और एनसीईआरटी। मैं इसलिए कहता हूं बच्चों एनसीईआरटी पढ़ने को, मैं वो टीचर नहीं हूं जो बच्चों को कह दे कि बुक्स मत पढ़ो, मेरी क्लास देख लो और सारा कुछ हो जाएगा। सारा कुछ मेरी क्लास से हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब भी कभी आपको पेपर लिखना होगा तो आपके पास आपके अपने शब्द होने चाहिए, और शब्द बुक्स को पढ़ने से, किताबों को पढ़ने से मिलते हैं। और एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है बच्चों जो आपके लिए एक बाइबल है, कुरान है। ठीक है, आपके लिए बच्चों भगवत गीता भी वही है, सब कुछ, आदि ग्रंथ भी वही है, सब कुछ वही है आपके लिए। ठीक है, तो आप अपने क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो। और जो आपसे ये कहता है टीचर कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, सिर्फ मेरी क्लास से हो जाएगा, तो बच्चों ये जान लो उसने आपके नाम की सुपारी ले रखी है और वो आपको बर्बाद करने पर लगा हुआ है। तो ये बात याद रखो, नंबर मैं दिला दूंगा, गारंटी मेरी है, नंबर दिलाने के लिए आप बेफिक्र रहो, बस क्लास को रेगुलर देखो। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।